सो हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं 10वीं कक्षा की साइंस का 80 ऐसा इम्पोर्टेंट वीवाई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि आपके मैट्रिक के बोर्ड परीक्षा में 100% पूछे जा सकते हैं। यदि आप भी 10वीं के छात्र हैं और आप भी साइंस के एग्जाम पेपर में 90 प्लस मार्क्स लाना चाहते हैं तो इस वीडियो में जितने भी 1 से लेकर 80 क्वेश्चनों का सलूशन हम लोग करेंगे उनमें से कम 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर यदि आप दे देते हैं तो समझ लीजिए कि 10वीं कक्षा के अच्छे नंबर लाने वाले विद्यार्थियों में आपकी संख्या जरूर होगी। तो चलिए फिर इस बिना समय गवाए पहला क्वेश्चन का सलूशन देख लेते हैं। दोस्तों, आज का पहला सवाल क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कहता है कि गोलीय दर्पण में फोकसांतर अर्थात एफ एवं वक्रता त्रिज्या जिसे हम लोग आर कहते हैं इसके बीच संबंध है। ऑप्शन ए में दिया गया आर बराबर 2f, ऑप्शन बी में दिया गया एफ बराबर आर, ऑप्शन सी में दिया गया एफ बराबर 2/r और ऑप्शन डी में दिया गया है आर बराबर f/r। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि हमारा वीडियो सीरीज का पहला क्वेश्चन का जवाब आप सभी को वीडियो के नीचे जाकर कमेंट बॉक्स में इसका सही जवाब लिखना होता है। तो यार जल्दी से वीडियो के नीचे चले जाइए और कमेंट बॉक्स में जाकर क्वेश्चन नंबर 1 का सही जवाब लिख के चलिए आइए। साथ ही वीडियो को लाइक नहीं करेंगे तो यार जल्दी से वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि ऐसे ही आने वाली हर 10वीं कक्षा का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो आप सभी को मिल सके और आप हमारे द्वारा बनाए गए तमाम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो सबसे पहले देख सके। चलिए अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 2 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच बने कोण को क्या कहते हैं। देखिए, इधर से आपतित किरण आती है, बीच में होते हैं ये आपतन बिंदु। बीच में देखिए यहाँ पे एक लंब डाले जाते हैं जिसे हम सभी अभिलंब के नाम से जानते हैं। तो मान लेते हैं कि ये हमारा निर्गत किरण है, बीच में यहाँ पे अभिलंब है और ये है हमारा आपतन बिंदु। तो आपतित किरण यानी निर्गत किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को हम लोग निर्गत कोण या आपतन कोण कहते हैं। तो क्वेश्चन का सही ऑप्शन सी हो जाएगा, निर्गत कोण। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3 को देख लीजिए कि कौन सा लेंस अवसारी लेंस भी कहलाता है। बहुत ही सिंपल इसका जवाब होगा कि वह कौन ऐसा लेंस है जो अवसारी लेंस भी कहलाता है। तो याद रखिएगा, अवतल लेंस को हम लोग अवसारी लेंस कहते हैं, वहीं पे उत्तल लेंस को हम लोग अभिसारी लेंस कहते हैं। लेकिन ये सिचुएशन जो है ये दर्पण में जाके चेंज हो जाता है। अभिसारी दर्पण किसे कहते हैं तो उत्तल दर्पण को, और अपसारी दर्पण के अभिसारी दर्पण किसे कहते हैं तो वैसी स्थिति में अवतल दर्पण हो जाएगा। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 4 को देख लीजिए। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या का मान 28 सेमी है, तो इसकी फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। आसान शब्दों में जानिए। तो देखिए, वक्रता त्रिज्या अर्थात आर का मान क्वेश्चन में दे दिया गया 28 सेमी। अब हमें ज्ञात करना है इसकी फोकस दूरी यानी एफ का मान। तो अभी अभी हमने पहले क्वेश्चन के माध्यम से जाना कि एफ बराबर r/2 होते हैं, ठीक है, यानी फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या के आधी होती है। तो हम यहाँ पे 28 को 28 लिखेंगे, बटा में 2 है तो 2 लिख देंगे। इसे जब हम कटाएंगे तो 14 दूनी 28 अर्थात 14 मरतबे ये कट जाएगा। यदि ऑप्शन से चलेंगे तो ऑप्शन सी में 14 सेमी दिया जा चुका है, अतः क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। इसी प्रकार से अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 5 को देख लीजिए। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी यानी एफ का मान 10 सेमी है, तो इसकी वक्रता त्रिज्या क्या हो जाएगी। देखिए, यहाँ पे फोकस दूरी एफ का जो मान दिया गया है वो 10 सेमी दिया गया है। अब हमें ज्ञात करना है आर का मान, और आर बराबर आप सभी को मालूम होगा कि 2f होते हैं, अर्थात वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी के 2 गुनी होती है। तो हम 2 गुने एफ का मान क्वेश्चन में 10 था, तो यहाँ पे हम 10 लिखेंगे। 10 में 2 से कर देते हैं तो 10 दूनी 20 हो जाता है। क्वेश्चन का सही जवाब 20 सेमी होगा, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। 10वीं के साथ साथ 12वीं कक्षा का बेहतर से बेहतर तैयारी करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैथ एंड मैजिक टिप्स का ऑफिशियली मोबाइल एप्लीकेशन का लिंक दे दिया गया है, तो इस मोबाइल ऐप को इंस्टॉल करना बिल्कुल ना भूलिएगा। पहला सवाल क्वेश्चन नंबर 6 को देख लीजिए। क्वेश्चन 6 कहता है कि स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। भाई साहब, सबसे पहले समझिए कि ये स्पेक्ट्रम होता क्या है। तो देखिए, जब श्वेत प्रकाश को प्रिज्म से अपवर्तन कराया जाता है, यानी यह इस प्रकार से एक प्रिज्म होता है, तो श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म पर इस प्रकार से जब पड़ता है ना, तो ये 7 रंगों में इस प्रकार से ये विभक्त हो जाता है। आप सभी को बता दें कि श्वेत प्रकाश, ये हमारा श्वेत प्रकाश है। श्वेत प्रकाश को प्रिज्म पर पड़ने के उपरांत ये हमारा प्रिज्म है।
प्रिज्म पर पड़ने के बाद जो 7 रंगों की एक पट्टी प्राप्त होती है इसे ही वर्णपट या स्पेक्ट्रम कहा जाता है और प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहा जाता है। लेकिन दोस्तों इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए अर्थात प्रकाश के सातों रंगों की फिगर हमें प्राप्त करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो अभी अभी हम 7 रंग प्राप्त करने के लिए किसका प्रयोग कर रहे हैं दोस्तों, प्रिज्म का प्रयोग कर रहे हैं। इसलिए क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। मैट्रिक के एग्जाम पेपर में एक और सवाल यहाँ से बनते हैं कि एक प्रिज्म कितनी सतहों से घिरा रहता है। तो यहाँ पे जो प्रिज्म है इसमें पूरे 5 सतह होती हैं। क्वेश्चन का सही जवाब 5 होगा। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 7 को देख लीजिए। भाई साहब 7 नंबर सवाल करता है कि सामान्य नेत्र के लिए स्पष्ट दूरी कितनी होती है। याद रखिएगा सामान्य नेत्र के लिए स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी पूछी जाती है तो वैसी स्थिति में 25 सेमी आंसर हो जाता है। लेकिन दूर दूरी बोला जाएगा या अधिकतम दूरी बोला जाएगा तो वैसी स्थिति में क्वेश्चन का सही जवाब अनंत हो जाएगा। इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए होगा। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 8 को देख लीजिए। दोस्तों क्वेश्चन 8 कहता है कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है। याद रखिएगा निर्वात में प्रकाश की जो चाल है वो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है और इस प्रकार का ऑप्शन सी में दिया गया है। इसलिए क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 9 को देख लीजिए। दोस्तों अगला सवाल कहता है कि आमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है। इसके लिए भी आपको 4 ऑप्शन दिए जा रहे हैं। पहला ऑप्शन में दिया गया है कि श्रेणी क्रम में, पार्श्व क्रम में, ए और बी दोनों, और ऑप्शन डी में कहता है इनमें से सभी। यदि आप सभी को इसका आंसर मालूम होगा तो आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में जाकर आप जिस भी क्वेश्चनों का आंसर जानते होंगे उसका आंसर जरूर लिखते चलिएगा और वीडियो के अंत में बता के जाइएगा कि आपको बताए गए क्वेश्चनों में से कितने ऐसे क्वेश्चन हैं जो आप सभी को पहले से याद थे। तो याद रहे आमीटर को विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। इसलिए क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए होगा। उसके बाद में क्वेश्चन 10 करता है कि किसी बल्ब में 220 वोल्ट पर 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित की जाती है तो फिलामेंट का प्रतिरोध कितना हो जाएगा। यहाँ पे हमें प्रतिरोध ज्ञात करना है। तो प्रतिरोध ज्ञात करने का आसान फॉर्मूला V/A होता है यानी वोल्ट/एम्पियर होता है। तो V का जो मान है वो कितना वोल्ट दिया गया है। तो क्वेश्चन में दिया गया है 220 वोल्ट। तो यहाँ पे हम लिखेंगे दोस्तों 220 और यहाँ पे एम्पियर जो धारा का मान कितना है तो ये 2 है तो हम भी यहाँ पे 2 लिखेंगे। 220 में यदि हम 2 से भाग लगा देंगे तो 2 एकम 2, 2 एकम 2 और 0 का 0 यानी ये 110 मरतबे कट जाएगा। अब हम ज्ञात कर रहे हैं प्रतिरोध और आप सभी को बता दें कि प्रतिरोध का सही मात्रक ओम होता है जिसे ओमेगा के द्वारा सूचित किया जाता है। इसलिए क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी होगा 110 ओम। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 11 को देख लीजिए। दोस्तों क्वेश्चन 11 कहता है कि जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो गतिशील कण को क्या कहते हैं। मैट्रिक के एग्जाम पेपर में ये सवाल ऑलरेडी पूछा जा चुका है और आपके भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। याद रखिएगा कि जब भी किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो गतिशील कण को हम लोग इलेक्ट्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, इलेक्ट्रॉन कहते हैं। इसलिए क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी होगा। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 12 को देख लीजिए। क्वेश्चन 12 कहता है कि ओम के नियम निहित है। सबसे पहले आप सभी को ये बता दें कि ओम के नियम किसे कहते हैं। तो दोस्तों ओम के नियम के अनुसार नियत ताप पर किसी चालक तार से प्रवाहित धारा उसके सिरों के बीच विभवांतर के समानुपाती होता है अर्थात भी समानुपाती आई के या V/I बराबर 1 नियतांक होते हैं। ये आप सभी को मालूम याद रखना चाहिए कि यही क्योंकि यही होते हैं V/IR जो कि ऑप्शन यहाँ पे बी में दिया गया है। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। यही होते हैं ओम के नियम। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 13 को देख लीजिए। क्वेश्चन 13 कहता है कि विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है। दोस्तों विभवांतर कहते किसे हैं तो विभव के अंतर को ही विभवांतर कहते हैं जिसे भी द्वारा सूचित किया जाता है और इसे वोल्टमीटर के द्वारा मापा जाता है। विभव या विभवांतर के एसआई मात्रक की बात करें तो इसका एसआई मात्रक वोल्ट होता है जिसे वोल्टमीटर के द्वारा मापा भी जाता है। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, वोल्ट होगा इसका एसआई मात्रक। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 14 को देखिए कि लोहा को जिंक से लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं। जितने भी लोहा होते हैं जिसे संक्षारित होने से बचाने के लिए
उस पे जिंक का लेप चढ़ाया जाता है। तो किसी भी लोहा को जिंक से लेपित करने के साथ एक क्रिया होती है, इस क्रिया को क्या कहते हैं? यदि आपको आंसर मालूम होगा तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में जाकर इसका आंसर दे सकते हैं। पहला ऑप्शन कह रहा है संक्षारण कहते हैं, गैल्वेनीकरण, पानी चढ़ना, और डी में दिया गया विद्युत अपघटन। तो याद रहे इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी लोहे को जिंक से लेपित करने की क्रिया गैल्वेनीकरण कहलाती है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा बुझा हुआ चूना है? हालांकि देखिएगा तो ये सभी के सभी चूना का ही उदाहरण है, लेकिन आप सभी को बताना है कि कौन सा बुझा हुआ चूना का उदाहरणों में से एक है। पहला ऑप्शन में दिया गया है CaO, जिसे हम सभी कैल्शियम ऑक्साइड के नाम से जानते हैं। CaOH का होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट। ऑप्शन डी में दिया गया है Ca यानी कैल्शियम। तो याद है CaO दिया गया है, ये खड़िया का अनुसूत्र होता है, सॉरी खड़िया का नहीं, ये काली चूना का अनुसूत्र होता है और बुझा हुआ चूना का भी अनुसूत्र होता है। इस क्वेश्चन में भी पूछा गया था कि बुझा हुआ चूना का अनुसूत्र बताइए, तो क्वेश्चन का सही जवाब हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। लेकिन एग्जाम में यदि पूछ दिया जाएगा कि चूना जल का रासायनिक सूत्र बताइए, तो वैसे स्थिति में CaOH का होल ट्वाइस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। फिर से यदि एग्जाम में ऐसा सवाल आ जाए कि खड़िया, या पूछा जाए कि संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो वैसी स्थिति में क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, CaCO3। और बोला जाएगा कि केवल कैल्शियम का अनुसूत्र क्या होता है, तो क्वेश्चन का सही जवाब सी हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी होगा। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 16 को देख लीजिए। दूसरा क्वेश्चन 16 कहता है कि यदि कोई विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है तो इसका पीएच मान संभवतः हो जाएगा। दोस्तों सबसे पहले जानिए कि कोई भी नीले लिटमस पत्र को लाल करता है तो उसका अम्लीय विलयन क्षारीय होता है या उदासीन होता है, ये अम्लीय होता है। देखिए HP सोरेंस नामक एक वैज्ञानिकों के द्वारा एक स्केल का आविष्कार किया गया। इस प्रकार से वो स्केल होता है जिसपे 1 से लेकर 14 तक अंक अंकित रहते हैं। यदि किसी विलयन का पीएच मान 1 से लेकर 7 के बीच में आता है तो वह विलयन अम्लीय कहलाता है। 7 से 14 के बीच में आता है तो वह विलयन क्षारीय कहलाता है। यदि 7 के बराबर किसी विलयन का पीएच मान रहता है तो वह विलयन उदासीन विलयन कहलाता है। यदि कोई लाल लिटमस पत्र को नीला करता है तो अम्ल होता है, नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है तो वो क्षार होता है। और क्षार जब होता है तो 7 से अधिक और 14 के बीच में इसका पीएच मान होगा। तो 7 से अधिक और 14 के बीच, सॉरी यहाँ पे कह रहा है कि नीले लिटमस पत्र को लाल करता है तो ये क्या होगा दोस्तों? अम्ल होगा, है ना जी। तो इसका आंसर आपका 7 से कम होना चाहिए। तो 7, 8, ये 10, ये 7 से सभी ज्यादा हैं। 7 से कम ऑप्शन ए में दिया गया है 5, इसलिए क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए होगा 5। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाए जाती है? आप सभी को मालूम होगा कि सभी के सभी धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में तो नहीं पाए जाते हैं, लेकिन अपवाद में ब्रोमीन एक ऐसा धातु है जो कमरे के समान ताप पर द्रव अवस्था में भी पाए जाते हैं। और एक ही ये ब्रोमीन अधातु है जो विद्युत का कुचालक होने को नहीं बल्कि सुचालक होते हैं। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 18 को देख लीजिए। क्वेश्चन 18 कहता है कि शुद्ध सोना व्यक्त किया जाता है। याद रहे शुद्ध सोने की जो माप है वो कैरेटोमीटर के द्वारा की जाती है और शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है। जी हाँ, शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है। लेकिन आभूषण बनाने वाले अगर जो सोना की बात करें तो 22 कैरेट का होता है, क्योंकि यदि हम 24 कैरेट शुद्ध सोना का आभूषण बनाएंगे तो आसानी से मुड़ जाएगा, क्योंकि आप सभी को मालूम होगा कि सोना काफी ही ज्यादा मुलायम होता है। इसलिए इसमें दो जो कैरेट है वो पीतल, तांबा, गिलट, ये अन्य धातु को मिलाकर आभूषण तैयार की जाती है ताकि आभूषण में मजबूती आ सके। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 19 को देख लीजिए। क्वेश्चन 19 कहता है कि पीतल है। मैट्रिक के एग्जाम पेपर में बहुत ही ज्यादा बार ये सवाल पूछा जा चुका है, तो याद रखिएगा पीतल एक मिश्र धातु है। क्या दोस्तों? पीतल एक मिश्र धातु है और ये कॉपर तथा जिंक का मिश्र धातु है, ये भी याद रखिएगा। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 20 को देख लीजिए। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि मनुष्य में उत्सर्जी अंग है। उत्सर्जन कहते किसे हैं? तो जो बहुत सारे अनावश्यक पदार्थ जो हमारे शरीर में उपापचयी क्रियाओं के फलस्वरूप बन जाते हैं, उन्हीं तमाम पदार्थों को शरीर से बाहर निष्कासन करने की क्रिया उत्सर्जन कहलाती है। उत्सर्जन मनुष्य में उत्सर्जित पदार्थ कौन कौन से होते हैं? तो यूरिया हो गया, यूरिक अम्ल हो गया, एमिनो अम्ल हो गया, ये सभी के सभी उत्सर्जक हैं। और उत्सर्जन अंगों की बात करें तो मनुष्य में
ब्रिक एक ऐसा अंग है जो उत्सर्जन अंग कहलाता है। इसी के माध्यम से ही मनुष्य के शरीर में बने उत्सर्जीय पदार्थों का उत्सर्जन किया जाता है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 21 को देख लीजिए दोस्तों। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है कि खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। तो दोस्तों याद रहे, खुला परिसंचरण तंत्र जो है वो तिलचट्टा में पाया जाता है। किसमें दोस्तों? तिलचट्टा में। लेकिन तिलचट्टा यहाँ पे देखिएगा तो कोई भी ऑप्शन में तो नहीं दिया गया है। ऑप्शन में दिया गया मनुष्य में, पुरुष में, काकरोच में, और ऑप्शन डी में दिया गया है स्त्री में। तो याद है तिलचट्टा जो है उसका अंग्रेजी काकरोच होता है और काकरोच का ही हिंदी शब्द होता है तिलचट्टा। तो याद है मैट्रिक के एग्जाम पेपर में आपको तिलचट्टा देखने को मिलेगा या काकरोच देखने को मिलेगा। प्रत्येक स्थिति में क्वेश्चन का सही ऑप्शन सी होगा। अगला सवाल कहता है कि कूटपाद किसमें पाया जाता है। याद रहे अमीबा एक कोशिकीय जीव है जो भोजन को घेर कर कूटपाद के द्वारा खाद्य हानि में ले जाता है। उसमें उपस्थित बैक्टीरिया उस पर रासायनिक अभिक्रिया करके उसे अम्ल में बदल देता है। इस प्रकार से अनपचा भोजन अमीबा के त्वचा के सतह से चिपक जाता है और पुनः बाहर निकल जाता है। दोस्तों इस प्रकार से अमीबा में पोषण क्रिया संपन्न होती है। हम जिस तरीके से आपको इसका व्याख्या बताए हैं, अगर सब्जेक्टिव में सवाल पूछे जाएंगे 2 नंबर में तो इसी प्रकार से लेके आ जाना है। तो अमीबा में जो है ना कूटपाद जो है वो अमीबा में ही पाया जाता है, इसलिए क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन नंबर 23 को देखिए कि क्लोरोफिल वर्णा का रंग कैसा होता है। आप सभी को मालूम होगा कि क्लोरोफिल वर्णा का रंग हरा इसलिए होता है, आपने पढ़ा होगा कि पत्तियां किसके कारण हरा दिखाई देती है। तो याद भी किए होंगे कि पत्तियां जो है वो हरा इसलिए दिखाई देती है क्योंकि वो क्लोरोफिल वर्णा का रंग ही हरा होता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 23 का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 24 को देख लीजिए। क्वेश्चन 24 कहता है कि मानव मादा के जनन तंत्र का भाग नहीं है। ये चारों ऑप्शनों को देखकर आप सभी को ऐसे ऑप्शनों का चयन करना होगा जो मनुष्य के मादा जनन तंत्र का भाग नहीं होगा। तो देखिए अंडाशय, गर्भाशय और डिंबवाहिनी ये सभी के सभी मादा अर्थात स्त्री में तो पाए जाते हैं, लेकिन सी में दिया गया शुक्रवाहिका और शुक्रवाहिका केवल पुरुष में पाई जाती है। इसलिए क्वेश्चन का सही ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन 25 को देखिए कि फूलों में नर प्रजनन अंग होते हैं, यानी फूल में पाए जाने वाले नर प्रजनन अंग को क्या कहते हैं। तो इसे याद रखिएगा, उसे ज्यांक या स्त्री केसर सॉरी पुमंग या पुंकेसर कहते हैं। ठीक है, नर जनन अंग को हम लोग पुमंग या पुंकेसर कहते हैं और स्त्री केसर किसे, स्त्री केसर या जयांक किसे कहते हैं, तो मादा जनन अंग को हम लोग स्त्री केसर या ज्यांक कहते हैं। ये भी याद रखिएगा। दोस्तों वीडियो लंबी ना हो जिस कारण मैं इस वीडियो में आज सभी को केवल 1 से लेकर 25 तक का ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों का सलूशन कर पाया हूं। आगे आने वाली बेहतरीन वीडियो लेक्चर में आप सभी को देखने को मिलेगा 10वीं कक्षा के सभी सब्जेक्ट का ऐसा इंपोर्टेंट वीआई ऑब्जेक्टिव तथा सब्जेक्टिव क्वेश्चन का सॉल्यूशन जो कि आपके मैट्रिक के बोर्ड परीक्षा के लिए काफी ही इंपोर्टेंट होगा। उम्मीद है आज सभी को आज का यह वीडियो आप सभी को पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। ऐसे ही नए नए वीडियो पाने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल मैथ एंड मैजिक टिप्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो हे दोस्तों हम जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को एक चीज बता दें कि यदि आपने अभी तक मेरा मोबाइल एप्लीकेशन मैथ एंड मैजिक टिप्स को यदि आपने अभी तक इंस्टॉल नहीं किया है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दिया गया है। वहां से आप जाकर 10वीं कक्षा का मोबाइल एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके 10वीं कक्षा का बेहतर से बेहतर तैयारी कर सकते हैं। उसमें पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ डाउनलोड करने के साथ साथ उस मोबाइल एप्लीकेशन में आप अपना ऑनलाइन टेस्ट देकर आप अपने तैयारी का लेवल स्वयं चेक भी कर सकते हैं। तो हम जल्द मिलेंगे अगले वीडियो में नए वीआई क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।